एमपीपीएससी का एग्ज़ाम 20 जून को प्रस्तावित है, तो हमने उसी श्रृंखला के लिए हमने एफएलटी बनाई है। एफएलटी हमारी ये फर्स्ट है एफएलटी। इसमें हमने बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट बनाई है जिससे आपको, और हमने सिलेबस को ज़्यादा कवर किया है और जिससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लगा सकें, और उसके डिस्क्रिप्शन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी एफएलटी को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, चलिए पहले हमने सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के अनुसार हमने क्वेश्चनों को डिवाइड करके रखा है। तो पूरी एफएलटी में हमें सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही अनुपात में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। देखिए, जो क्वेश्चन हमने जिस सेक्शन से लिए वो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो भारतीय सीमा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारतीय सीमा संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो क्या है, पहला कथन है हमारा, मेघालय सिर्फ असम राज्य की सीमा को स्पर्श करता है तथा 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए हैं कि मेघालय सिर्फ असम राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, एक क्वेश्चन, तथा 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अब कथन 2 देख रखा है, 3 अर्धचंद्राकार तट कन्याकुमारी में मिलते हैं तथा नेपाल राज्य की सीमा सर्वाधिक बिहार राज्य से लगती है। देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी होगी तब जाके आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं इसकी देखिए, कथन हमारा 3 है, राजस्थान अपनी सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। कथन हमारा 4 है, 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 4 है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, कि चारों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा हमारा बी वाला। बी वाले में यानी 1, 2 और 3 सही हैं, और जो चौथा वाला है वह क्वेश्चन हमारा गलत है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, केवल 4 गलत है क्योंकि 3 राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या अब 4 नहीं बल्कि 3 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, अन्य सभी सही हैं। मतलब हमने क्या देखा कि केवल जो कथन 4 है वो असत्य है, यानी जब 4 नहीं लगती, 3 राज्यों को जो स्पर्श करने वाली सीमाएं वो हैं, अब कितनी हैं हमारी? अब हमारी रह गई हैं 3 राज्यों की रह गई हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना पानी एवं संगल घाटी ग्लेशियर जो हैं प्रदेश के किस प्रदेश में स्थित हैं? मतलब जो भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें सोना पानी एवं संगल जो ग्लेशियर है वो स्थित हैं? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, या अरुणाचल प्रदेश में है? तो इसका उत्तर है हमारा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों की औसत ऊंचाई 4300 से 6000 मीटर है, जिसमें सोनापानी एवं संगल ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश में है, एवं जेमू एवं लोनाक ग्लेशियर सिक्किम राज्य में, एवं गंगोत्री और मिलाप दोनों उत्तराखंड में है। देखिए, हमने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके लिए। तो सोनापानी और संगल ग्लेशियर कहाँ पे हो गए? हमारे हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जेमू एवं लोनाक ग्लेशियर कहाँ पे है? सिक्किम में। गंगोत्री और मिलाप दोनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामगिरी की पहाड़ियाँ इसका भाग है, किस क्षेत्र का भाग है? पूर्वी घाट का है, पश्चिमी घाट का है, हिमालय का भाग है, या अरावली पर्वत का भाग है? रामगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए, क्वेश्चन आते रहते हैं, इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ए, पूर्वी घाट में। रामगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है कौन सी? अरावली। और जो हमारा क्वेश्चन है वो कहाँ पे है? पूर्वी घाट में रामगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो महेंद्र पर्वत का एक हिस्सा है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, फिर क्या है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है, इसकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। कथन 2 है, सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा पश्चिम बंगाल में होता है। तीसरा है, नर्मदा तथा ताप्ती नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन से कथन सही हैं? कथन 1 सही है,
कथन दो सही है, कथन तीनों कथन सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा तीनों कथन सही हैं। ठीक है, देखिए अब तीनों कथन सही हो गए। आप इसको याद रख सकते हैं कि देवप्रयाग और भागीरथी और जो अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ पे है, देवप्रयाग में। और इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, हमारी गंगा कहलाती है। जब दोनों मिलती हैं जहाँ पर, वहाँ कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। सुंदरबन के डेल्टा में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा क्या मिलता है, डेल्टा बनता है। और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में बनता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, और बनाती क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंबई से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए। तो मुंबई से कलकत्ता को कौन जोड़ता है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी NH4, नेशनल हाईवे मार्ग कौन सा है, 4। तो NH2 है, NH4 है, NH5, NH6, तो कौन सा करता है, हमारा बी वाला इसका आंसर होगा। मुंबई से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 है। देखिए NH6 है, और NH4 क्या है आंसर, जो हमारा NH4 किसको जोड़ता है, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। और NH2 जो है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। NH4 हो गया चेन्नई से मुंबई को, तथा NH5 जोड़ता है हमारा चेन्नई को कलकत्ता से जोड़ता है। तो हमने चारों इसमें ऑप्शन भी कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिज क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित सही है। मतलब खनिज क्षेत्र देख रखे हैं और फिर स्थान देख रखे हैं, तो कौन सा सही है। कुलारहट्टी खान तमिलनाडु में स्थित है, नेल्लौर खदान जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, मयूरभंज खान झारखंड में स्थित है, और जवाहर खान उत्तराखंड में स्थित है। तो देखिए कौन सी जो हमारा सुमेलन जो है वो सही है। कोलारहट्टी खान कर्नाटक में स्थित है, मयूरभंजी खान उड़ीसा में स्थित है, और जवाहर खान राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सभी कहाँ पे स्थित हैं वो हमने देख ही लिया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है, ताड़ के तेल की नदी के उपनाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। तो इसका है ऑप्शन, नील नदी को, नाइजर नदी को, या फिर अमेजन नदी को, या जारे नदी को। तो किस नदी को जाना जाता है, आंसर है हमारा बी, नाइजर नदी को। यह नदी सियारा लियोन से निकलकर गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया से होते हुए गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदी पाम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है। इसीलिए इस नदी को ताड़ तेल की नदी के नाम से भी हमें इसे जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखिए आपको जो हम टेस्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं फैकल्टी, आपको इसमें देखना है, आपके अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आपके 70 से ऊपर मार्क्स आए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जिन स्टूडेंटों के 70 से ऊपर मार्क्स आएंगे, उन्हें हम इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। हम 4 या 5 जो FLT हैं वो प्रोवाइड कर देंगे उनके लिए। जो अच्छे पढ़ेंगे स्टूडेंट उनके लिए ही करेंगे। वो कमेंट करके बताएं कि हमारे इतने मार्क्स थे, हम उनके लिए पर्सनली 4 या 5 जो FLT हैं इनको PDF के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, भूलें ना इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देख रखा है हमें, देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, भारत में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, जिसमें सबसे अधिक 10 की वृद्धि हुई हो, और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला कौन सा है। तो यहाँ पे देख रखे हैं नागालैंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो आप इसका आंसर बताइए क्या है, यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, आंसर है हमारा स नंबर वाला, यानी सवाल क्या देख रखा है, 3 4 2 1। 3 4 का मतलब भारत का सबसे अधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा हो जाएगा, हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला हमारा नंबर हो जाएगा सिक्किम का। सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य, जिसे 10 की वृद्धि वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें 2 नंबर यानी मेघालय वाला। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 नंबर वाला यानी नागालैंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा एक है उनमें से गलत है। लानोस घास के मैदान वेनेजुला में पाए जाते हैं, सेल्वास घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं, कंबोज घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं, या पंपास घास के मैदान वेनेजुला और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो कौन सा इसमें गलत है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी का मतलब हमारा कौन सा होगा इसमें, बी का मतलब है गलत कौन सा है, सेल्वास घास के मैदान कहाँ पे, यूरोप में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये विषुवतीय जो रेखीय वन है स्थान, देखिए सेल्वास घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं,
जहाँ विषुवतीय रेखीय वन को स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं, सेलवास कहते हैं। तथा अन्य सभी घास के मैदान सही सुमेलित हैं। यानी लानोस कहाँ पे मिलता है, वेनेजुला में। कंबोज कहाँ मिलते हैं, ब्राजील में। पंपास कहाँ मिलते हैं, वेनेजुला और अर्जेंटीना में। देखिए कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं हमारे। अगर आपके 70+ मार्क्स आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं इनको। अगला है हमारा माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जनजातियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों में कौन सम्मेलन नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है लिखा है, यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन को, क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो क्या है क्वेश्चन, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, फेलाय जनजाति चीन में पाई जाती है, या द नंबर का है बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो कौन सा सम्मेलन नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है हमारा, इसका होगा हमारा आंसर फेलाय जनजाति मिस्र में पाई जाती है, जबकि अन्य सभी जनजाति के सम्मेलन जो क्षेत्र हैं वो सही हैं। तो फेलाय जनजाति बार हमारा गलत है। बाकी बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पीएससी में। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में। और फेलाय अब कहाँ पाई जाती है, मिस्र में। चीन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बटियागढ़ दमोह अभिलेख में किस शासक का उल्लेख किया गया है, मोहम्मद तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, या फिर इब्राहिम लोदी का। तो किसका किया गया है आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आ नंबर वाला, आ यानी मोहम्मद तुगलक का। बटियागढ़ दमोह में मोहम्मद बिन तुगलक के आधिपत्य का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उसमें बटियागढ़ में एक बगीचा का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने धार के किले का निर्माण भी करवाया था। तो किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किस किस के बीच हुई थी, अंग्रेजों और होलकरों के बीच हुई थी, अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई थी, अंग्रेजों और भोपाल के जो नवाब थे उनके बीच हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, अंग्रेजों व होलकरों के बीच मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मंदसौर की संधि अंग्रेजों और होलकरों के बीच हुई थी। इस संधि के अंतर्गत पहाड़ों का दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सागर में विद्रोह किसने किया था। देखिए हमने आपको पीएससी का हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो हमने बोला है आप सिलेबस को जरूर पूरा करें। सिलेबस करने के बाद आप एफएलटी बहुत अच्छे से लगा पाओगे। हम एफएलटी को थोड़ा डिफिकल्ट भी बनाते हैं, मीडियम टाइप में बनाते हैं, यहाँ पे से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप जो आपके पढ़ने वाले अच्छे जो आपके विद्यार्थी हैं और जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, उनके लिए जरूर इस एफएलटी को शेयर करना उनके साथ, और उनसे बोलना कि कितने तुम्हारे इसमें से एफएलटी में से आंसर सही हुए हैं, वो तुम्हें जरूर बताएं, जिससे आप अपने आपका परीक्षण कर पाएंगे कि आपने पढ़ा है तो आप कहाँ तक आपको आने लगा है और कितने आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सागर में किसने विद्रोह किया था, हमारा सागर में विद्रोह किया था हमारा शेख रमजान ने किया था। देखिए 1857 के स्वतंत्र संग्राम के नेतृत्व शेख रमजान ने किया था। कहाँ पे, सागर में किया था। और इंदौर में किसने किया था, सादत खान ने इंदौर में विद्रोह किया था 1857 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध कब किया गया था, तो 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़ा विरोध हुआ था। इसके बाद 1907 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन भी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो 15 नंबर का, मध्य प्रदेश के समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है। तो समारोह देख रखें और गलत वाला बताना है हमें। ध्यान रखना, क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, सही गलत में हमें देखो आप सही बता दो और हमें पूछा है गलत, तो इसको बहुत ध्यान में रखना है। गलती यहाँ पे होगी तो वहां पे भी होगी एग्जाम में। मध्य प्रदेश लोक रंग समारोह भोपाल में स्थित है। कालिदास समारोह उज्जैन में है। कालिदास समारोह कहाँ होता है, उज्जैन में होता है। किशोर कुमार समारोह सागर में होता है, या सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है। तो गलत वाला बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शाह वाला। शाह का मतलब किशोर कुमार समारोह जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होता है, ना कि सागर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पद्माकर समारोह का आयोजन, मध्य प्रदेश के सागर में पद्माकर समारोह का आयोजन होता है। सागर में कहाँ पे होता है, किसका होता है, पद्माकर का। और किशोर कुमार का कहाँ पे होता है, खंडवा में होता है। ठीक है, सागर में नहीं होता है। तो गलत वाला कौन सा हुआ है, जे वाला, और बाकी सभी सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। शहरी जनजाति का संग्रहालय
मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? देखिए, शहरीय जनजाति कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश के? शिवपुर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, यहाँ पे पाई जाती है। तो कहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शवाला यानी शिवपुर में। देखिए, जनजाति मध्य प्रदेश जो शहरीय जनजाति है वह मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश के सिपरी, गुना, असुनार में इसे निवास करती है। शहरीय जनजाति का संग्रहालय मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में बनाया गया है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? शिवपुर जिले में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं, आपको याद रखना है कौन कौन सी? बेंगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में। बेंगा जनजाति द्वारा रीना नृत्य कब किया जाता है? किस अवसर पर रीना नृत्य किया जाता है? तो आपको बताना है। ठीक है, बारात के आगमन पर किया जाता है, या प्रेम प्रसंग पर किया जाता है, होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर? तो कहाँ पे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सवाला यानी दीपावली के अवसर पर बेंगा जनजाति द्वारा रीना नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बिल्मा नृत्य का आयोजन प्रेम प्रसंग पर किया जाता है और परधोनी नृत्य का आयोजन बारात के आगमन पर किया जाता है। तो देखिए, जो जनजाति कला संग्रहालय वाले हैं, जो हम उसमें स्थापत्य कला और मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ से हो गया है कवर। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, आप बिल्कुल इनको बिल्कुल स्किप ना करें और इसके डिस्क्रिप्शन को जरूर याद कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18। सौंदर्य की देवी नर्मदा किस कवि सौंदर्य की देवी नर्मदा किस कवि की रचना है? कवि प्रदीप की है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है, श्री कृष्ण सरल की है, या अमृतलाल बेगड़ की है? तो इसका आंसर क्या है? अमृतलाल बेगड़ की है रचना है। क्या नाम है इनकी रचना का? सौंदर्य की देवी नर्मदा। ठीक है, व्यास सम्मान 2019 नासरा शर्मा को उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? देखिए, व्यास सम्मान 2019 में किसको मिला है? नासरा शर्मा को मिला है। और उनकी किस कृति के लिए दिया गया है? तो इनके लिए दिया गया है कागज की नाप की कृति के लिए उन्हें सम्मान दिया गया है। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस देश को लोहे का निर्यात नहीं किया जाता है? नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो किसको नहीं किया जाता? सा लिखा है अमेरिका को लोहे का निर्यात नहीं करते हैं, केवल मैग्नीज का निर्यात ही किया जाता है। देखिए लिखा है मध्य प्रदेश में लोहे का निर्यात जर्मनी जापान को करता है मध्य प्रदेश, और अमेरिका को केवल मैग्नीज का निर्यात किया जाता है, लोहे का नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 21 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्थित है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, या फिर चमड़ा कॉम्प्लेक्स भोपाल में स्थित है? तो कौन सा गलत वाला है? गलत कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है, जबकि अन्य सभी सही हैं। देखिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गलत लिखा है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स भोपाल में नहीं है। कहाँ पे है वो? देवास में स्थित है। तो गलत वाला कौन सा हो गया? द वाला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिगार चोटी, जानापाप चोटी और धराजी की चोटियां मध्य प्रदेश के किस पहाड़ में स्थित हैं? तो रीवा पन्ना के पहाड़ में स्थित हैं, बुंदेलखंड का पठार में स्थित हैं, बघेलखंड के पठार में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिगार बाबा की चोटी की, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है, जबकि जानापाप 21 मीटर और धराजी ये लिखा है यहाँ पे 821 मीटर है ना 21 अकेले नहीं, 821 है यहाँ पे 810 मीटर है, जो मालवा के पठार में स्थित है, जबकि मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार बाबा की चोटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सिगार बाबा की चोटी कहाँ मिलती है? हमें मालवा के पठार में मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखिए, आपको आंसर अपने मन से ही देना है। मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 12 नंबर पे देख रखा है। देखिए, यहाँ पे सत्य बताना है, बाकी सभी असत्य होंगे, सिर्फ एक सत्य होगा। केन नदी कटनी के कैमूर से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। पार्वती नदी विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है। टोंस नदी सतना जिले के मेहर तहसील के कैमूर से निकलती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। तो आपको इन सभी में से एक सत्य वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? देखिए, कौन सा देख रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारा 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला गलत है, बाकी सब बी वाला सही है, बाकी सभी गलत हैं। देखिए क्या लिखा है कि केवल 2 सही है,
दो क्यों सही है यहाँ पे कि कैन नदी कटनी के कैमूर से निकलती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। और देखिए और क्यों गलत है, देखिए अन्य सभी गलत हैं क्योंकि नर्मदा की नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी है 1077, और कुल लंबाई है मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी की कितनी है 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी है 1077। और पार्वती नदी सीहोर जिले की अष्ट तहसील से निकलती है एवं टोंस नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, सिर्फ ये सारे फैक्टों को अगर आप याद करोगे तो बहुत सारे आपके इसमें एक ही एफएलटी में बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो सांक सागर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, संजय राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सांक सागर झील है वह सिपरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक एक भवन भी है जो इसकी चोटी पर स्थित है। तो याद रखना है हमें। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, बेतवा पर या यमुना पर। तो इसका आंसर है हमारा बेतवा नदी पर। बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट स्थित है, कंचन घाटी स्थित है। इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी भी है। यह छतरी 3 मंजिला है और बुंदेलों के इतिहास में वीर सिंह बुंदेला का कार्यकाल बुंदेलों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इन सभी को भी आपको याद रखना है। 25 पे आते हैं आप। देखिए 26 है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन जो है वो गलत है जनगणना 2011 के संबंध में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। मध्य प्रदेश में साक्षरता 59.2% है तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में है। देखिए मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता 59.2% है तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल जिले में है। इसमें एक एक कथन में 2-2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, जैसे आप याद रख पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और आप पीएससी को फाइट कर पाएँ, इसलिए हमने इस टाइप का टेस्ट आपको बनाया है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ऐसा जो एफएलटी हमने बनाया है कैसा लगा। ठीक है, इंदौर जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा शवाला, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भोपाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि इंदौर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा, इंदौर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे इंदौर का नहीं है, किसका है, भोपाल का है। ठीक है, इंदौर में तो सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, 26 पे आते हैं। 27 पे देखिए 27 में आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उदयपुर प्रशस्ति गंधवासुदा विदिशा के नीलकंठेश्वर मंदिर में एक शिलापट्ट के ऊपर लिखी गई है, कौन सी, उदयपुर प्रशस्ति। ठीक है, इसमें परमार वंश के शासकों का उल्लेख है। परमार वंश के शासकों के नाम तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी है, किसमें, उदयपुर प्रशस्ति में। 2 नंबर पे है तैमून का जो तुमैन का अभिलेख असुनार में स्थित है और इसमें राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। अगला है चंदेल शासक परमारदेव मदन वर्मन का पुत्र था। जो परमारदेव थे क्या मदन वर्मन के पुत्र थे, तो सही नहीं है, उन्हें हमें बताना है। या फिर दवाला है कि सभी सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, दवाला यानी सभी सही है। परमारदेव के दरबार में अलाउदल भी रहते थे जो महोबा राजवंश से संबंधित थे, तो हमें इनको भी याद रखना है। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन सही हैं, इसमें सारे जो कथन है इनको आपको याद कर लेना है, इनको बार बार देख के आप याद कर सकते हो और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जरूर, इसलिए आप याद जरूर कर लें। 27 के बाद 28 के बाद 27 के बाद 28 यहाँ पे कहीं रहेगा शायद ना, देख लेंगे हम अभी। 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के मध्य, देखिए हम इन आंसरों को छुपा लेते हैं, जैसे आप इनको आपको सही आंसर दे पाएँ, आप इन्हें पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं इनके सही कौन कौन से हैं, है ना। और आप बताएं कि आपने कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, फिर हम आपको जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन याद रखना हम पीडीएफ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंटों को देंगे जिनके मार्क्स 70+ आएंगे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपके लिए बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे शेयर नहीं करेंगे, आपको यहीं से डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को नीमच छावनी से हुई थी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भीमा नायक ने किया था। 3 है कथन हमारा, 1857 की क्रांति में नारायण सिंह ने रायपुर में विद्रोह किया था, सुरेंद्र राय ने संबलपुर में विद्रोह किया था तथा राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ में विद्रोह किया था। तो कौन कौन से कथन इसमें हैं? देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 1 और 2 और 3 सही हैं, तीनों सही हैं, या फिर 1 और 3 सही हैं? आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सवाला, यानी तीनों कथन इसके सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, रीवा से, जबलपुर से या मंदसौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है। आभीर वंश की स्थापना ईश्वर सेन ने की थी। नासिक अभिलेख के अनुसार शिलालेख के अनुसार और सातवाहनों के अधीन आभीर ने खानदेश बुरहानपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। आभीरों ने अनूप प्रदेश, निमाड़ एवं मालवा को अपने अधिकार में ले लिया था। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हमने अपने जो सिलेबस करवाया है उसमें कवर किया है। तो आप अगर उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें तो आपको सारे एफएलटी, आप कहीं से भी हों, जो सही एफएलटी बनाते हैं उन्हें आप जरूर कवर कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल सुमेलित नहीं है? नहीं है लिखा है यहाँ पे। तो कुंडलपुर में जैनों का धार्मिक स्थल है, बांकतपुर में हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल इंदौर में है, या मां शारदा का मंदिर मैहर सतना में स्थित है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो पुष्पगिरी का जैन तीर्थ स्थल देवास में है, अन्य सभी सही हैं। तो पुष्पगिरी का जैन तीर्थ स्थल इंदौर में नहीं है, वो कहाँ पे है? देवास में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जिसका उपनाम जोवट परियोजना है, किस नदी पर बनाई गई है? माही नदी पर, हथनी नदी पर, चोरल नदी पर या बैनगंगा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हथनी नदी पर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जोवट तहसील में नर्मदा की सहायक नदी हथनी नदी पर जोवट परियोजना बनाई गई है, जिसका उपनाम चंद्रशेखर आजाद परियोजना रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी पर हम सारी जो एफएलटी है वो आपको मिल जाएंगी। देखिए, हमने पीएससी का जो सिलेबस कंप्लीट करवाने का जो मिशन है वो 1 मई 2021 से शुरू किया है। तो आप इसको अभी हमने शुरू ही किया है, इसलिए आप अभी से अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पूरे पीएससी कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और आपको एफएलटी भी मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारी अपडेट हम आपको यहाँ पे देते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या संबल योजना कब शुरू की गई थी? तो अप्रैल 2018 में, जुलाई 2018 में, सितंबर 2018 में या जनवरी 2018 में। तो इस की गई थी कब शुरू? जुलाई 2018 में। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या संबल योजना जुलाई 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 200 रुपये प्रति माह तक की बिजली इस्तेमाल करने पर छूट दी गई है। मतलब 200 रुपये तक की बिजली वो फ्री जला सकते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन धन योजना कब शुरू की गई थी? 1 अगस्त 2019 को, 15 जुलाई 2017 को, 15 जुलाई 2019 को, 15 अक्टूबर 2019 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, सा नंबर वाला, यानी 15 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी बनकरों के लिए वन धन योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से किया गया था। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2019 से की गई थी। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 105 फास्ट ट्रैक न्यायालय हैं। फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में लंबित पड़े आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान हेतु की गई थी। या अगला है हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। तो आपको बताना है आंसर कौन सा सही होगा आपका। सही नहीं है जो वाला, तो इसका आंसर है बी। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक जो न्यायालय हैं उनकी संख्या कुल कितनी है? 85 है, यानी 85 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मध्य प्रदेश में
सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सुंदरलाल पटवा या श्यामचरण शुक्ल। तो सिंपल सी बात है, अभी हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने अपना जो तीसरा कार्यकाल भी पूरा कर लिया था, तो उन्होंने लगभग देखें तो देखिए कब से उन्होंने पदभार संभाला था, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं, जिन्होंने 29 नवंबर 2005 से दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री का पद संभाला है और 23 मार्च 2020 से वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे कहाँ पे हो जाएंगे मुख्यमंत्री? आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर वाला, यानी कौन सा? शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 990 करोड़, 799 करोड़, 575 करोड़ या 700 करोड़ का प्रावधान? तो बताएं आप, आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, तो इसका आंसर है 799 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान है योजनाओं किसानों को प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण हुई नष्ट फसल का मुआवजा यहाँ से दिया जाता है। देखिए, किस किस चीज को इसमें शामिल करते हैं? प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण अगर फसल नष्ट हो जाती है तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार कितनी राशि दी गई है? यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए 799 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महिलाओं हेतु जीवन शक्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी? 10 जनवरी 2019 को, 25 अप्रैल 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को या 20 अगस्त 2020 को? कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बवाला, यानी 25 अप्रैल 2020 को। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और उनके समय महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई थी, जिसमें मार्कस बनाना होता था और प्रति माह शहरी महिलाओं को 11 मार्क्स, मतलब यहाँ पे गलत में स्प्रिंट हो गया है, मार्क्स है, मार्क्स बनाना होता था और एक मार्क्स के कितने रुपए दिए जाते थे? 11 रुपए दिए जाते थे। कोरोना काल के दौरान है शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 25 अप्रैल 2020 को, यानी पिछली साल शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है 39 वाला। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्रियांशु रजावत का संबंध मध्य किस खेल से है जिन्हें एकलव्य पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? हॉकी से है, शतरंज से है, बैडमिंटन है या शूटिंग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सवाला, यानी बैडमिंटन के हैं। तो प्रियांशु रजावत जिन्हें एकलव्य पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, वे किसके संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। प्रियांशु रजावत का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन के एक खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले से संबंधित हैं और इन्हें एकलव्य पुरस्कार 2019 इन्हें दिया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत ग्रह चांदनी किस जिले में स्थित है? तो बुरहानपुर में है, खंडवा में है, खरगोन में है, जबलपुर में है? तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? देखिए, मध्य प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र है जो नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। अगला है हमारा सिंधु सभ्यता का वह स्थल जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम खुदाई की गई थी, वह कौन सा था? मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे पहले सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वह कहाँ पर खुदाई की गई थी? तो कौन सा है वह? राखीगढ़ है, रंगपुर है, रोपड़ है या बनावली है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोपड़। रोपड़ कहाँ पे आता है? पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम खुदाई की गई थी वह रोपड़ पंजाब में है, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त वर्मा ने 1953 में की थी। यहाँ ही एक कब्र भी है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। तो देखिए, हम कितनी मेहनत की है हमने आपके लिए FLT को बनाने में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, अस्मक महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो अस्मक की कौन सी थी? पोतन, चंपा, इंद्रप्रस्थ या विराटनगर? तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोतन। पोतन दक्षिण भारत की एकमात्र जो महाजनपद थी जो 16 जनपदों में शामिल थी। तो इसको आपको याद रखना है। इसकी राजधानी क्या थी? तो पोतन थी। महाजनपद काल में अस्मक की राजधानी पोतन थी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोतन कहाँ आता है वर्तमान में? आंध्र प्रदेश में। 16 जनपदों में से केवल एकमात्र ऐसी जनपद थी जो नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी के तट पर स्थित थी। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहला महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस जगह दिया था? तो वैशाली, राजगृह,
अवंती या मगध? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया था और इनके प्रथम शिष्य जामली तथा प्रथम शिष्या चंदना बनी थी। तो आपको इस पे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला बताना है, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। या फिर भारतीय सेवक संघ की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? द वाला, ठीक है। यानी गलत कौन सा है? द नंबर वाला। यानी भारतीय सेवक संघ की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी इसकी स्थापना, भारतीय सेवक संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मामल्लपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे? राजा राजराज प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने या धर्मपाल ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? आंसर है हमारा इसका नरसिंह देव बर्मन ने। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित मामल्लपुरम के मंदिर पल्लव नरेश नरसिंह देव बर्मन ने बनवाए थे। कि आप बताइए हमने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए, चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग, वो यहाँ पे आए थे। तो इस क्वेश्चन को पीएससी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और देखिए कला साहित्य वाला तो क्वेश्चन आता ही है, तो हमने इसको शामिल कर लिया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी? तो किस शासक ने लिखी थी? देखिए हम इसके आंसर को थोड़ा छुपाते चलेंगे, जैसे आपको आंसर आप दें और आपको मालूम चले कि आपको कितना आ रहा है। फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन आलम शाह? तो किसने की थी? कौन लिखता था? गुलरुखी नाम से उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। देखिए, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी ने अरबी भाषा में अनेक कविताएं गुलरुखी के उपनाम से लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? इनमें से आपको देख के बताना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? शिशु वध निषेध अधिनियम कब आया था? नरबली प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो आपको इनमें से आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, सती प्रथा को 1829 में, विधवा पुनर्विवाह 1856, शिशु वध पर रोक लगाई गई थी 1795 में, और नरबली पर कब रोक लगी थी हमारी? 1845 में। इनको आपको याद रखना है। अब आते हैं हम 48 पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? काकोरी कांड 1925 में घटित हुआ था क्या? नौजवान सभा 1928 में बनी थी? चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था? या खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था? तो कौन सा सही नहीं है? मतलब 3 सही है और 1 गलत है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब वाला, यानी 1928। तो नौजवान सभा कब बनी थी? देखिए, नौजवान सभा की स्थापना पंजाब में 1926 में हुई थी। इसके संस्थापक भगत सिंह, यशपाल व छबील दास आदि थे। अन्य सभी सम्मेलन सही हैं। तो किस किसने की थी नौजवान सभा की स्थापना? भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने की थी। अब आते हैं 49 पे। देखिए, कौन सा सम्मेलन नहीं है? कौन सा सम्मेलन नहीं है? देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कौन से नहीं है लगाए हैं। इसीलिए लगाए हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, आप एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकें, जिससे आपके एग्जाम और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। फिर भी आप कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई परेशानी होती है तो ना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना फैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। लाल किला मुकदमा नवंबर 1942 को। तो कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, द वाला, यानी लाल किला मुकदमा 1942 को नहीं बल्कि 1945 को चलाया गया था। और देखिए, और बाकी सभी सही हैं। देखिए, अब इस लाल किला मुकदमा क्या था, इसके लिए देखिए हम यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लाल किला मुकदमा अर्थात आजाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945 में चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। और इनके बचाव में कांग्रेस ने भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। परंतु इन
तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया था। तो यह था हमारा पूरा लाल किला मुकदमा। देखिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अब हम देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? सादत खां को, भीमा नायक को, कुंवर चैन सिंह को, या टाट्या भील को? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इसका आंसर है कुंवर चैन सिंह को। हमारा चैन सिंह लिखे हैं यहाँ पे ना। नरसिंहगढ़ के राजकुमार मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त और सीहोर जिले के सायदरा मैदान में शहीद हुए। 1824 में अंग्रेज जनरल मैडोक से लड़ते हुए इनके दो अंगरक्षक बहादुर खां और हिम्मत खां भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें ही मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे आधा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 51। देखिए, तो 51 में क्या लिखा है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नीति आयोग कैसा है? एक संवैधानिक है, संवैधिक है, या कार्यकारी निकाय है? सतर्कता आयोग कौन सा है? और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कौन सा है? तो आपको इनमें सही उत्तर देना है। कौन सा है बताइए जरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी नीति आयोग कैसा है? कार्यकारी निकाय है। सतर्कता आयोग कैसा है? संवैधिक आयोग है। और अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कैसा है? हमारा संवैधानिक आयोग है। तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, सूचना आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आयोग एवं खाद्य संरक्षण आयोग आदि सभी संवैधिक निकाय हैं। सांविधिक निकाय क्या होते हैं? देखिए, सांविधिक निकाय का मतलब जो है कि इन्हें संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि संसद ने अधिनियम के द्वारा इन्हें बनाया गया है। संसद ने कोई सा अधिनियम पारित करके इन्हें बनाया है, उन्हीं को हम बोलते हैं सांविधिक निकाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। निर्वाचन आयोग की स्थापना एवं संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? संसद की निर्वाचन आयोग के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस में दी गई है? निर्वाचन नामावली तैयार करना किस में दी गई है? वयस्क मताधिकार किस में दिए गए हैं? तो आपको इनमें से उत्तर बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी 2, 3, 1, 4। 2 का मतलब निर्वाचन आयोग की स्थापना और संरचना 324 में है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना और क्या किसके बारे में है? स्थापना के बारे में है। संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस में दी गई? हमें दी गई है अनुच्छेद 327 के अंतर्गत। निर्वाचन नियमावली तैयार करने की शक्ति किस में मिली है निर्वाचन आयोग को? ये मिली है हमारे अनुच्छेद 325 के अंतर्गत। और वयस्क मताधिकार का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। देखिए, सिलेबस में एमपीपीएससी के सिलेबस में आयोगों को 16 आयोग है इसमें देख रखे हैं। 16 आयोग में से आपको क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने लगभग 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। वैसा ही हमने अपना जो एफएलटी तैयार की है, जिस प्रकार की एफएलटी एमपीपीएससी पूछता है, आप इसको मैच भी कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 क्या देख रखा है। देखिए, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तथा निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु प्रादेशिक आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है तथा योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। अगला है कथन, राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तथा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके ही देते हैं। कथन नंबर 4 है, 69वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। कथन 1 या 2 सही है, कथन 1, 2, 3 सही है, या कथन चारों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, ऊपर हमारा क्वेश्चन देख रखा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। अब आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। उपरोक्त सभी कथन गलत हैं क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखिए किसके, यहाँ पे क्या लिखा था, राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा नहीं, किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला कथन देखिए गलत क्यों है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, परंतु इनकी योग्यता के बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है। अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए योग्यता है, तो यहाँ पे गलत लिखा है ये बात, संविधान में इस बात की जिक्र नहीं है। तीसरा कथन क्यों गलत है, देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति की स्वेच्छा से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया से ही इसे हटाया जा सकता है, तथा अन्य निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही नहीं हटा सकते निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग एक एक कैसी है, स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय और स्वतंत्र निकाय है, उसे यूं ही नहीं हटाया जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसके समान महाभियोग की प्रक्रिया लगानी पड़ेगी इन पर, तब जाके हटाया जा सकता है। देखिए कथन 3 क्यों गलत है, 3 हो गया। अब हम देखते हैं 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, जबकि 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए 69वें संविधान संशोधन, 69वें नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 61वें संविधान संशोधन है यहाँ पे, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो सारे कथन गलत हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे। देखिए 53 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अध्यक्ष का कार्यकाल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल न्यूनतम 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तथा 62 वर्ष का होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 316 में वर्णित है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल लिखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष का, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल लिखा है 6 वर्ष या 62 वर्ष का, और जो कहाँ पे लिखे हैं, संविधान के अनुच्छेद 316 के 1 के अंतर्गत लिखे हैं। क्या ये बात सही है? अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, मतलब कथन 3 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 10 होती है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। क्या ये बात सही है? ये कथन सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों दोनों ही पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, मतलब एक बार अध्यक्ष बन जाए दोबारा बन सकते हैं क्या अध्यक्ष और सदस्य दोनों। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से सही हैं, सही कौन कौन से कथन है वो बताने हैं। देखिए 1, 2, 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 और 4 सही है, या फिर सभी सही है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है, बाकी सारे हमारे क्या है, सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं? देखिए आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखिए कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन हमने बनाया है, आपको जानकारी रहे और जैसे आप याद कर पाओ, है ना। उपरोक्त कथनों में केवल कथन 1 सही है, अन्य सभी गलत हैं, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का, परंतु इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के 1 में नहीं, 316 के 2 में है। ध्यान रखना इस बात को, कहाँ पे है, 316 के 2 में। देखिए कितनी माइनरी मिस्टेक है ना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 होती है, परंतु इसमें अध्यक्ष शामिल नहीं होता है। 10 तो होती है अधिकतम, लेकिन इसमें अध्यक्ष को हटाकर 10 होती है। अध्यक्ष को जोड़ने पर कितनी हो जाएगी, कुल संख्या 11 हो जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होता, परंतु सदस्य संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त हो सकता है। देखिए अध्यक्ष जो है ना वो तो दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता, परंतु जो सदस्य है इसका संघ लोक सेवा आयोग का, अब वो सदस्य नहीं बनेगा, वो कौन बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। अध्यक्ष कहाँ का बन सकता है, या यूपीएससी का बन जाए या फिर एमपीपीएससी या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनेगा, अब वो सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है तथा आजादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसका, सिविल सेवा का सशक्तिकरण का श्रेय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। जो यूपीएससी है उसकी स्थापना कब की गई थी, है ना, ये लिखा है। जिसका वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, जो 1935 अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया था। कथन 3 है,
इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष रोज विलियम मैथ्यू, प्रथम भारतीय एच के कृपलानी, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष रोज बारकर थे। मतलब देखिए, पहली महिला किसकी, यूपीएससी की, रोज विलियम मैथ्यू थी क्या। दूसरी बात क्या है, प्रथम भारतीय इसके यूपीएससी के अध्यक्ष कृपलानी थे क्या। और प्रथम प्रथम अध्यक्ष मतलब जब ये बना था यूपीएससी तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन कौन था इनके, तो रोस बास्कर थे क्या। इस बात को हमें देखना है। तो इसके हम आपको अब देखिए, और कथन 4 लिखा है, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में 308 से 323 तक है। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, 1 या 2 सही है, 1 2 3 सही है, एक या चारों सही है, केवल 4 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला। केवल कौन कौन सही है, देखिए केवल 1 2 3 सही है, 4 गलत है। देखो 4 गलत क्यों लिखा है, केवल 4 गलत है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भाग 15, और यहाँ पे क्या लिखा है, भाग 14 में उल्लेख है। और कहाँ से कहाँ तक है, 308 से 323 तक ही है, 23 तक है, ना कि भाग 15 में। देखिए भाग 15 में नहीं है। यहाँ तक तो बात सही है कि 308 से 23 तक है, लेकिन भाग 15 नहीं है। भाग कौन सा है, भाग 14 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब चिंता न करें, आप क्वेश्चन थोड़े सरल आने वाले हैं। आपको ये एफएलटी कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य निर्वाचन आयोग की शर्तें व पदावधि लिखी है यहाँ पे, कौन निर्धारित करता है, विधानमंडल करता है, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति या संसद करती है। तो व्याख्या है क्या, बी। कौन करता है, राज्यपाल राज्यपाल क्या निश्चित करता है, किसकी, राज्य निर्वाचन आयोग की शर्तें और पदावधि दोनों। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का। देखिए यहाँ पे 62 का ऑप्शन लिखा नहीं है ना, आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के देखें तो अब 6 वर्ष या 65 वर्ष का ही होगा। 70 वर्ष का तो मानव अधिकार आयोग का होता है ना, 4 वर्ष होना नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा एलिमिनेट करके भी देखा करें क्वेश्चनों को। तो अपना हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, को है हमारा 58 वाला। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। इसका है, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है किसको, भारत के कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, नंबर वाला, यानी भारत की दोनों सदनों, भारत की जो संसद हटा सकती है दोनों सदनों में संबोधन के द्वारा, पर हटाएगा जब जो बिल पारित हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति इसको हटाएगा, किसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को। और इसका वर्णन कहाँ दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन दिया गया है, और 149 में इसकी शक्तियां और इसके कार्यों का उल्लेख दिया गया है। अब अपन आते हैं कौन से, प्रश्न नंबर 59 पर। निम्नलिखित नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, नीति आयोग का गठन 15 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन है, या नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। तो इन सब में से सिर्फ एक सही है, वह कौन सा है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कैसे डी वाला हो जाएगा, देखिए हम बताते हैं आपको। क्योंकि देखिए, नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ना कि इनोवेशन। इस तरीके से कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ डी वाला हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 60 है। देखिए, आपको पढ़ने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और आंखें आपकी सही रहें, इस कारण से हमने थोड़े कलर का यूज़ किया है, जिससे, क्योंकि नहीं तो पढ़ने में बोरिंग लगने लगते हैं टेस्ट। देखिए, एफएलटी है, एफएलटी को हम अगर आप बैठ के लगाएंगे तो 2 घंटे तो लगते ही हैं आपको सॉल्व करने में। तो इसलिए थोड़ा हमने इसको थोड़ा क्रिएटिव करके थोड़ा ऐसा बना दिया है जिससे आपको पढ़ना थोड़ा सरल हो जाए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या विपक्षी दल का नेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे
विपक्षी दल राष्ट्रपति इस समिति में शामिल नहीं होता है। कौन कौन होती हैं? तीनों होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्षी दल का नेता। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है? इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 60 वर्ष का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। ठीक है, अब 61वें क्वेश्चन पर आते हैं। 61 के बाद 62वें पे 62 वाला, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन देख रखा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। सेकंड है, इस अधिनियम के बारे में सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिए गए थे और अब विषयों का विभाजन समाप्त हो गया था। प्रांतों में द्वंद्व शासन आरंभ किया गया था, जिसके जनक के रूप में लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। या सभी सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? तो केवल कौन सा गलत है? बी वाला गलत है। ठीक है, देखिए इस अधिनियम में जो विषय थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित विषय। ठीक है, तो हस्तांतरित तो के जो हमारा प्रांत बना सकता था, लेकिन आरक्षित विषयों को सिर्फ कौन बना सकता था? हमारे सिर्फ गवर्नर जनरल ही उस पर कानून बना सकता था। इस तरीके से भेदभाव उत्पन्न किया गया था और केंद्र में द्वंद्व शासन की लागू किया गया था, एक केंद्र करेगा और एक प्रांत करेगा। जिस तरीके से अभी हमारे भारत में व्यवस्था लागू है कि केंद्र का सरकार अलग होती है और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो प्रत्येक प्रदेश सरकार है, जो प्रदेश सरकार है वो अलग होती है। इस तरीके से द्वंद्व शासन कब हुआ था? सबसे शुरू पहली बार 1919 में हुआ था। हमारे MPSC सिलेबस में देखे रखे हैं 2 अधिनियम, 1919 और 1935 वाला, तो हमने उसी संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, BL मिश्र थे या TT कृष्णमाचारी थे? तो इसका आंसर क्या है? KM मुंशी सिर्फ जो थे भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रारूप समिति में गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बने थे। इस समिति में अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे, इसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी इसमें शामिल किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं हम। लिखा है लोकसभा, देखिए लोकसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों की लोकसभा की सीटों का आवंटन का प्रावधान है। कौन सा गलत है? इस वाले को बताना है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों हेतु योग्यताएं संविधान के अनुच्छेद 84 में वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। ऐसा अभी तक केवल 8 बार हुआ है। अगला है आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, परंतु एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही इसकी वृद्धि की जा सकती है। तो कौन सा कथन इसमें से गलत है और बाकी सभी सही हैं? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए वाला गलत है और बाकी सभी सही है। क्योंकि देखिए सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा की सीटों का पुनः संयोजन का प्रावधान है, ना कि अनुच्छेद 83 में। देखिए ये 83 लिखा है, ये गलत है और बाकी सभी सही हैं। आपको इन्हें याद करना है बार बार देखते हुए। आप पॉज करें, याद करें और फिर आगे बढ़ें, जिससे आपको मेहनत करने का आपका फल आपका सार्थक हो। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 65, क्वेश्चन नंबर 65, संविधान संशोधन से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा गलत है? 101वां संविधान संशोधन 2016 में GST लाया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में OBC को सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण दिया गया था। 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण के लिए चली आ रही कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान थे। मतलब 99वें संविधान संशोधन था ना, उसमें क्या था? जो कोलेजियम प्रणाली के द्वारा अभी तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने न्यायाधीशों को की नियुक्ति करता है, लेकिन 2099 संविधान संशोधन 2014 में इस प्रश्नालय से जो व्यवस्था थी उसे किया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय ने इसे शून्य घोषित कर दिया गया था। शून्य घोषित मतलब ये घोषित कर दिया था कि यह भारत की जो संविधान है उसकी आधारभूत संरचना का विरोध है, इसलिए इसे शून्य घोषित कर दिया था। हमारे भारत में संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी है कि अगर संविधान में से संबंधित कुछ भी ऐसे कार्य जो संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं या संविधान की द्वारा प्रदान की गई जो स्वतंत्रता है उसको छीनते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। तो उसी के अंतर्गत शून्य घोषित कर दिया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था, जिनमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी थी। तो आपको बताना है कौन सा गलत है।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब वाला गलत है। देखिए ब वाला गलत है, बाकी सभी सही है। देखिए क्या हुआ, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में है दिया गया था क्या, 10% आरक्षण, 102 में नहीं दिया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में विदेश मंत्री को क्या कहते थे, सुमंत को कहते थे, आमत कहते थे, बाक्य नवीस या फिर पेशवा। तो क्या कहते थे हम, सुमंत कहते थे। ठीक है, शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में विदेश मंत्री सुमंत को कहते थे। इसके अलावा आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले को आमत कहते थे, राजस्व मंत्री को आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले को आमत्य, अर्थात राजस्व मंत्री एवं सूचना गुप्तचर संधि विक्रय वाले को क्या बोलते थे, बाकिया नवीस बोलते थे, बाकिया नवीस। देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में भारत आया था, कृष्णदेव प्रथम के में, कृष्णदेव द्वितीय के में, देवराय द्वितीय के में, या देवराय प्रथम में, या इनमें से कोई नहीं। किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक जो थे वह भारत आया था विजयनगर साम्राज्य के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ब वाला, यानी देवराय द्वितीय के दरबार में। देखिए विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में भारत आया था। यह एक फारसी यात्री था। इसके अलावा इटली का निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, और विजयनगर की साम्राज्य की नींव हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में रखी थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। और नूरजहां के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए नूरजहां संबंधित क्वेश्चन प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। उसे आधुनिक फैशन का आविष्कारक माना जाता है। उसने जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। उसे नूर महल, नूरजहां और बादशाह बेगम की उपाधि दी गई थी। उसने, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, उसने अली कुली खान के बचाव में कुतुबुद्दीन खां को मार डाला था। तो कौन सा कथन सही है, तो सही कथन बताइए कौन सा है इनमें से। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, अली कुली खां के क्या लिखा है, देखिए अली कुली खां नूरजहां के पति का नाम था, परंतु उसने कुतुबुद्दीन खां को नहीं मारा था। देखिए कौन सा सही नहीं है हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए बाकी सभी सही हैं, सिर्फ ये वाला गलत है, यानी कुतुबुद्दीन खां को उसने नहीं मारा था। ठीक है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। तो कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, नहीं है ना। 3 तो सही है, 1 2 3, जी चौथा वाला गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। भीमराव अम्बेडकर ने की थी, महात्मा गांधी ने, या बहरा देखिए बहराम जी मालावारी ने की थी, या हरिविलास सिंह ने की थी। तो किसने की थी इसकी स्थापना, देखिए यानी महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय कब की थी, 1932 में की थी, जबकि भीमराव अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, देखिए इन्होंने क्या बनाया था, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। बिल्कुल छोटा सा अंतर रहेगा इन दोनों में। तो इन्होंने कब बनाया था जी, 1920 में। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। देखिए अब क्वेश्चन आता है अगला, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जे को कब समाप्त किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को कब समाप्त किया गया और भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया, कब यह किया गया था। देखिए तो अभी की घटना है जी, कुछ समय पहले की, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 अगस्त 2019 को। देखिए भारतीय संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक घोषणा के द्वारा 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा था वह खत्म कर दिया है। अब आते हैं 71 पे, वाईफाई को हैक करने हेतु किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, एयर क्रैक एनजी है इसका नाम। तो वाईफाई को हैक करने वाले टूल का नाम क्या हो गया हमारा, एयर क्रैक एनजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, असुरक्षित प्लग इन का दूसरा नाम क्या है। असुरक्षित प्लग इन का दूसरा नाम क्या है, यह है हमारा मेलवेयर। मेलवेयर क्या होते हैं, देखिए मेलवेयर क्या होता है, एक प्रकार का वायरस है। इसके अंतर्गत वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर आदि इसके उदाहरण हैं। इस पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है,
यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाएं को मार्केट में बेचता है या उन्हें प्रदान करता है। तो यह क्या है, असुरक्षित प्लगइन का मतलब क्या है, मेलवेयर है। और मेलवेयर क्या होता है, एक वायरस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम 73 पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत 1995 से हुई थी। ऑनलाइन चैटिंग की 1973 से। ईमेल की शुरुआत 1971 से हुई थी। या फिर डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था। तो कौन सा हमारा इसमें सही नहीं है? तो अब वाला सही नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत 1984 से हुई थी और अन्य सभी सही हैं। तो आपको याद रखना है सारी बातें। ईमेल की कब हुई थी? 1971 में। सब सही है, बाकी सिर्फ अब वाला सही नहीं था। 95 की जगह कितना आएगा यहाँ पे? 1984 आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? डूबल, वेबकिट और जियूस और बेंटो। तो जो जियूस है वो है एक वायरस है, यह कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है एक किसी भी प्रकार के और अन्य जो सभी हैं वह सभी ब्राउजर हैं। देखिए, जियूस एक वायरस है और डूबल और वेबकिट और बेंटो ये सभी हमारे क्या हैं? ब्राउजर हैं। ठीक है, तो सारे ब्राउजर हैं, सिर्फ ये वाला वायरस है, इसको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन एमपीएससी में आए हैं। टीसीपी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, किस प्रकार का है? एप्लीकेशन लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर का, नेटवर्क लेयर का या डेटा लिंक लेयर का? तो टीसीपी कैसा है हमारा? टीसीपी है एक, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसका प्रयोग ट्रांसपोर्ट लेयर के रूप में किया जाता है और जो सबसे अधिक उपयोगी है, मतलब कुछ नहीं है इसमें। जो टीसीपी है वह डेटा स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेबसाइट एक संग्रह है। वेबसाइट किसका संग्रह है? एचटीएमएल के पेजों का संग्रह है, ऑडियो वीडियो का संग्रह है, ग्राफिक्स फाइलों का संग्रह है या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेबसाइट किसका संग्रह होता है? तो वेबसाइट ग्राफिक्स फाइलों का भी, एचटीएमएल के दस्तावेज का भी, ऑडियो वीडियो फाइलों का भी, सभी का संग्रह क्या कहलाता है? एक हमारी वेबसाइट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमला करता है क्या कहलाता है? मतलब कंप्यूटर का वह वायरस बताइए जो अपनी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन को रोकने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम जो है उस पर हमला कर देता है, ऐसा वायरस। तो कौन सा है वह? रेट्रो वायरस है, ट्रोजन हॉर्स वायरस है या घोस्ट वायरस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कौन सा वायरस है? घोस्ट वायरस है। देखिए, नाम से मतलब घोस्ट वायरस है, जैसे भूतों की तरह हमला करता है ना। यह ऐसा वायरस होता है जो अपनी पहचान को रोकने के लिए कंप्यूटर में पड़े एंटीवायरस पर हमला कर देता है। देखिए, अपनी पहचान को रोकने के लिए एंटीवायरस पे हमला कर देता है। तो इस है कैसा वायरस है? घोस्ट वायरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है? G2B, G2E, G2G या G2D? तो इसमें से कौन सा है नहीं है ई गवर्नेंस का प्रकार? अब आप सोच रहे होंगे G2B क्या है। देखिए, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, यानी क्या हो जाएगा? सरकार से व्यवसाय के लिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है ना, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी सरकार से नागरिक वाली सेवा। और G2 जो डी है वो सही नहीं है, ये कोई सा नहीं होता। तो इसकी जगह पे क्या क्या हो जाएंगे? देखिए, सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से व्यवसाय, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और सरकार से कर्मचारी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये होते हैं प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं क्या हमारे ई गवर्नेंस। ठीक है, इंटरनेट सेवा हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है? इंटरनेट के लिए अगर क्या ना हो तो भी इंटरनेट चल जाएगा। मॉडेम, संचार माध्यम, वेब ब्राउजर या SMPT क्या ना हो तो भी काम चल जाएगा। तो देखिए, इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयोग होने वाले एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल SMPT, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो अगर ये ना भी होगा तो भी नेट चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या चाहिए हमें? सिर्फ हमें चाहिए संचार माध्यम हो, मॉडेम और वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हो, इनसे हम नेट चला सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, यांडेक्स या स्पॉटलाइट या मैपरूट? कौन सा क्या नहीं है? सर्च इंजन बताने कौन सा नहीं है। इसमें से 3 सर्च इंजन है और एक सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए, अब देखते हैं हम कौन सा सही होगा इसका आंसर। मैपरूट एक वायरस है। मैपरूट जो है वो सर्च इंजन नहीं है, क्या है? एक वायरस। देखिए, सर्च इंजन याद रख लेना आप कौन कौन से हैं? यांडेक्स, स्पॉटलाइट और बिंग। ठीक
2007 में वायरस सामने आया था जिसका नाम था मैवरूट। यह कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आते हैं हम 81 क्वेश्चन पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? 1 जनवरी 2016 को, 17 नवंबर 2012 को, 23 सितंबर 2011 को, 1 नवंबर 2013 को। तो कब शुरू की गई थी? ये की शुरू की गई थी हमारी 17 नवंबर 2012 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 17 नवंबर 2012 को जबलपुर के शासकीय अस्पताल से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को राज्य के समस्त शासकीय जिला अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों की 147 प्रकार की जो दवाएं हैं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इतनी सारी आपको यहाँ पे जानकारी भी मिल गई है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 पर। किस तत्व के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है? पिछली पीएससी हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आया भी था। फ्लोराइड, कैडमियम, पारा या निखिल। तो किसके द्वारा होता है इटाई इटाई रोग? जो होता है हमारा कैडमियम के द्वारा। कैडमियम के द्वारा होता है। 1912 में तोयामल प्रांत में अनेक लोग इससे प्रभावित हुए थे और तब से यह चर्चा में आया था। देखिए, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हम थोड़े यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं, बाकी आप अपने मन से आंसर, अपनी ईमानदारी से आप आंसर सही दें कि कौन से आपके आए आंसर, कितने आए, कितने मार्क्स आए। ठीक है, रॉयल वाटर किस अम्ल को कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉयल वाटर कैसे कहते हैं हम कहते हैं इसको नाइट्रिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल को रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी, औषधि, उर्वरक बनाने में किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। और एथिलीन का सूत्र C2H4 है। या मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो कौन सा गलत है? 3 सही है, 1 गलत है, आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे नहीं जाते बल्कि ग्रहण किए जाते हैं। पहला गलत है और बाकी सभी सही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के द्वारा आपको 4 क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं। मंगलयान भारत सरकार द्वारा किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? मतलब किस रॉकेट के द्वारा मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C11 के द्वारा, PSLV C22 यानी 22 के द्वारा, PSLV C25 या PSLV 6 के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा सवाल यानी PSLV C25 के द्वारा 5 नवंबर 2013 को मंगलयान छोड़ा गया था, जो 24 सितंबर 2014 को वहां पे पहुंचा था। और भारत में अपने प्रथम प्रयास में सफलता मिली थी भारत को। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया था जो उसने पहली बार में ही मंगलयान सफलतापूर्वक वहां पे पहुंच गया था वो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 में बना था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1960, राजा रमन्ना आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान 1984, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1969। तो कौन सा सही नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है, वो बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? वाला यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान 1960 में नहीं बना था। कब बना था? इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन किस प्रकार का होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन की एक हमारे सिलेबस में दे के रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऋणात्मक रिक्तियों के कारण इलेक्ट्रॉन का संवहन किस कारण से होता है? धनात्मक रिक्तियों के कारण, न्यूट्रॉनों के कारण या प्रोटॉनों के कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन ऋणात्मक रिक्तियों के कारण होता है। अब है प्रश्न नंबर 88। माइंजर प्रभाव किससे संबंधित है? अतिचालकता से है माइंजर प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों से, अतिचालकता से भी है और चुंबकीय क्षेत्र से भी है। तो क्या नाम है इसका? माइंजर प्रभाव, याद रखना आप इसको। ठीक है, अब देखिए 89 पे आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 सही है, 1 गलत है, वो बताना है। देश की पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई थी। आयुष्मान भारत योजना 2018 से शुरू हुई थी। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ 25 दिसंबर 2013 से हुआ था। या फिर सभी सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? सवाल गलत है। कब हुआ था शुरुआत? 2013 में नहीं हुई थी। 25 दिसंबर तो था, लेकिन 2013 नहीं, 2014 थी। ठीक है, और बाकी सभी सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर।
मानव में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 6 जोड़ी? तो इसका आंसर है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मानव में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से पहली जोड़ी जो है लाल ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर स्थित होती है, और दूसरी जोड़ी जबड़े के मध्य में स्थित होती है, और अंतिम तीसरी जोड़ी कानों के नीचे स्थित होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें मानव में लाल ग्रंथियां मिलती हैं। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है कुछ, देखिए। नोबेल पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन से कथन सही, मतलब सम्मेलन करना है? चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में? तो सही सम्मेलन हमारा क्या हो जाएगा? सही सम्मेलन हो जाएगा। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था? माइकल को मिला। भौतिक के क्षेत्र में किसको मिला? हमारा मिला लुइस ग्लूक को। रसायन के क्षेत्र में किसको मिला? फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। शांति के क्षेत्र में किसको मिला? एमुअल चारपियर को मिला। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला हमें रोजर पेनरोक को। तो ये सारे 2020 के नोबेल पुरस्कार कवर हो जाते हैं एक क्वेश्चन के ही अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? जोजेबिनी टूंजी ने जीता है। यहाँ पे टूंजी लिखा है ना, जोजेबिनी टूंजी। मारिया ने जीता है, वर्तिका सिंह ने, या सुमन राव ने? तो इसका आंसर क्या है? जोजेबिनी टूंजी ने जीता है। और यह देखिए, लंदन में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स प्रोग्राम में दक्षिण अफ्रीका की जोजेबिनी टूंजी ने, टूंजी लिखा है, टूंजी है, ने 68वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। साथ ही सुमन राव ने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है, 92वां यानी 922वां 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी रही है? पैरासाइट, या जुडी ग्लांट, या जोकर, या लिटिल जो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस पुरस्कार के विजेता मूवी जुडी गार्लैंड रही हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलबेग रही हैं। तो आपको इसको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुडी गार्लैंड। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसको मिला है? जुडी गार्लैंड को, सर्वश्रेष्ठ मूवी। अगला क्वेश्चन है, G20 का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियाद में हुआ था, सऊदी अरब, मॉस्को जो रूस में आता है, हनोई वियतनाम में आता है, पेरिस फ्रांस में आता है? तो कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, इसका आंसर है G20 का शिखर सम्मेलन जो हुआ था नवंबर 2020 में रियाद सऊदी अरब में हुआ था। 95 है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर होगा? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, बर्मिंघम इंग्लैंड में, हांगजू चीन में, या फिर नई दिल्ली भारत में? कहाँ होंगे 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए, कहाँ पे होगा इसका आयोजन? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 22वें का बर्मिंघम में होगा। ठीक है, हमको याद रखने हैं। अब आते हैं 96 आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पशुपालन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 7.8, 7.9, 7 या 8? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी 7.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार अर्थव्यवस्था के में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? 54, 55, 52 या 56? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55% योगदान रहा है निर्यात क्षेत्र में। ठीक है, अगला है 98, भारत के उस पैरा तैराक दिव्यांग खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 29 अगस्त 2020 को तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड जीता है। राहुल वर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया, मनोहर दिवाकर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र सिंह लोहिया ने 29 अगस्त 2020 को तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड जीता है। 99वां क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? देखिए, 31 मई, 29 जून, 21 जून, या 31 अक्टूबर? तो 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायत कर लगाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पंचायत कर लगा सकती है, ऐसी शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए, अनुच्छेद 243 के एफ में, 243 के आई, 243 के एच, या 243 के डी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 243 के एच में संविधान को कर लगाने की शक्ति दी गई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको PDF मिल जाए। और आप कमेंट करके बताएं आपके कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपके मार्क्स 70+ हैं तो आपको 5 PDF इसकी FLT की मिल जाएंगी 2021 के अनुसार। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।